डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को नकली बताई जाने वाली याचिका को सोमवार को सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को इस प्रकार की याचिका लगाने पर फटकार भी लगाई। इस वीडियो के सामने आने के बाद से राम रहीम को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। राम रहीम असली है या नकली? ऐसे कई सवालों के जवाब राम रहीम के समर्थक तलाशने में जुट गए। इन सब के बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। पेरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम असली है या नकली? राम रहीम के समर्थकों ने शक जताया कि उत्तर प्रदेश के बागपत में आश्रम में पहुंचा राम रहीम नकली है, जिसके हाव भाव उनके असली गुरु राम रहीम जैसे नहीं। अब इस मसले पर जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही फटकार लगा दी। कोर्ट ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से ये याचिका डाली गई। याचिका में कहा गया कि पैरोल पर आया राम रहीम असली नहीं है। इन्हीं लोगों ने 2019 में भी ऐसी एक याचिका लगाई थी, जिसमें राम रहीम को जेल में जान का खतरा बताया गया था। उस समय हाईकोर्ट ने इन लोगों की याचिका को जांच के बाद खारिज कर दिया था। आज भी हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर कोई इंसान अपना वजन कम करता है तो ये उसका पर्सनल मुद्दा है। वहीं इस मसले पर हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने इन बातों का अफवाह बताया था। हाईकोर्ट ने कह रहा था, हाईकोर्ट के फैसले को तो कोई चैलेंज नहीं करता। देखिए, सीबीआई कोर्ट सजा करती है, हमारे डीजीपी जो है उनके सुपरविजन में सारा ऑपरेशन हो रहा है। इमीडिएट बाबा को हम अरेस्ट कर लेते हैं, तो जेल में चले जाते हैं। हमारे पास इतना दिन उनका परिवार उनसे मिलता है, उनकी माँ मिलती है, उनका बेटा मिलता है, उनकी बेटियाँ मिलती हैं, उनके दामाद मिलते हैं। अब वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो कौन करेगा? जब वो बाबा है उसके बाद सारे रिकॉर्ड पे सजा काटते हैं। हमसे आगे यूपी गवर्नमेंट, क्योंकि डिविजनल कमीशन ने उन्हें पैरोल दी 3 साल के बाद मिलती है। उसके बाद वो कहाँ जाना चाहिए, उनकी इच्छा थी कि मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, वहाँ पर चले गए। अब बेकार की बातें इसलिए समय बर्बाद करना, हाईकोर्ट ने कर दिया ना फैसला के बेकार समय। राम रहीम असली है या नकली, इस बात से तो पर्दा नहीं उठ पाया, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को शरारती तत्व जरूर करार दिया। याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगाई गई। आपको बता दें कि 17 जून को राम रहीम सिंह जेल के पैरोल पर कुछ दिन के लिए बाहर आया था। इन सब के बीच राम रहीम के असली नकली होने के सवाल उठने लगे। वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन ने इसे श्रद्धालुओं को गुमराह करने की साजिश करार दिया। गौरतलब है कि साल 2019 में भी गुरमीत राम रहीम की जान को खतरा बताने वाली एक याचिका इसी प्रकार से लगाई गई थी, जिसे बाद में तथ्य न मिल पाने के आधार पर खारिज कर दिया था। आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज महत्वपूर्ण जॉइनिंग हुई है, किस तरीके से देखते हैं सर हरियाणा खेमे को लेकर? आज पटौदी से हमारे पूर्व विधायक, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश सचिव और इनके पिताजी भी विधायक थे। ये काफ़ी उस क्षेत्र के अंदर प्रभाव रखते हैं। इन्होंने ज्वाइन किया है। एक दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ रिटायर अधिकारी हैं जो एक वित्त कंपनी के अंदर राष्ट्रीय स्तर के विजिलेंस ऑफिसर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। और बिनायन खाप के वरिष्ठ नेता ने ज्वाइन किया है। पूरा हरियाणा अब बदलाव चाहता है। हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहता है। हरियाणा भी दिल्ली मॉडल चाहता है और हम उस दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं ताकि हरियाणा के अंदर दिल्ली मॉडल है। आपके नेतृत्व में लगातार काफ़ी आप सकरे नजर आ रहे हैं हरियाणा में, लगातार ज्वाइनिंगें हो रही हैं और लगातार आप ग्राउंड पर भी जा रहे हैं। किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? क्योंकि नगर निगम के चुनाव हैं, गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं सर। अभी नगरीय निकाय के चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी नंबर 2 पे रही। शहरी वोटरों पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव भी वर्तमान सरकारों का होता है। अभी नगर निगम के चुनाव है, हमें उम्मीद है कि हम नंबर 1 पे आएंगे। पंचायत के चुनाव है, पक्का नंबर 1 पे आएंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर अभय सिंह चौटाला ने एक बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने 2 दिन पहले पीसी की है और उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत हैं जो विधायक बिके हैं, जिन्होंने पैसे लिए हैं, पैसे लेकर वोटिंग की है। किस तरीके से देखते हैं सर आप उनके बयान? मैं कहता हूँ एक विशेष बात नहीं है। इस देश के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व बहुत कमजोर हो रहा है। कांग्रेस या तो जीतती नहीं है या तो बिक जाती है। आपने कर्नाटका में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने गोवा के अंदर देखा, अभी महाराष्ट्र में इनके समर्थन की सरकार का क्या हुआ, आपने सब चीज़ें देखी है। तो हरियाणा के अंदर भी कोई ताजुब नहीं है। राज्यसभा का चुनाव में इस दफा गड़बड़ी नहीं, पिछली बार भी ऐसे हुआ।
सर एक चेयरमैन पर विजिलेंस कार्रवाई करने जा रही है, रिश्वत लेने का आरोप है। दिनेश लक्काएं फरीदाबाद से चेयरमैन है वो बीजेपी के, किस तरीके से देखते हैं सर? बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होती नजर है। वो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी है, तो मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा ये सारे भ्रष्ट लोग आपके करीबी इतने क्यों होते हैं, ये मुख्यमंत्री जी बताएं। धन्यवाद सर। हमारे साथ जो प्रभारी हैं सुशील गुप्ता, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी हरियाणा में सक्रिय हो रही है और नगर निगम चुनाव को लेकर हम काफ़ी एक्टिव हैं। हम नगर निगम चुनाव सिब्बल पर लड़ेंगे। नूंह जिले के नगीना खंड की पानी की समस्या अब दूर होने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से करोड़ों का बजट जारी कर 52 गाँव में पीने की पानी की समस्या का समाधान किया गया है। नूंह जिले में लंबे अरसे बाद पानी की समस्या खत्म होने जा रही है। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने नूंह जिले के लोगों की पानी की समस्या पर संज्ञान लिया है और जिले भर के 52 गांवों के लिए करोड़ों के बजट का इस्तेमाल किया गया है। यमुना किनारे सुल्तानपुर गांव से 8 बोरवेल लगाकर नगीना खंड के गांव को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने इस परियोजना को शुरू कराने से लेकर इसे तेजी से अमली जामा पहनाने के लिए न केवल बात को विधानसभा में उठाया, बल्कि विधानसभा की कमेटी का क्षेत्र में दौरा कराया। मेवात के खंड नगीना में जो 52 गाँव में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, तो इसको जल्दी से जल्दी और रेनीवेल लाइन यहाँ लाई जाए ताकि पानी मिल सके। और ये प्रोजेक्ट सबसे फास्ट सरकार ने संज्ञान में लिया और सबसे जल्दी अप्रूव किया। ये 228.45 करोड़ का ये 52 गांव नगीना ब्लॉक के लिए ये प्रोजेक्ट मंजूर किया सरकार ने फरवरी 2021 में। उसके बाद ये इसकी टेंडरिंग हुई और टेंडरिंग के बाद जेनेटिस बनी। उसके बावजूद सरकार ने काम तकरीबन 228 करोड़ रुपए की लागत से यमुना किनारे बसे सुल्तानपुर गांव से पानी इन गांवों में पहुंचाया जा रहा है, जिनमें भादस, उमरा, खानपुर घाटी, जलालपुर इत्यादि गांव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर, भादस और उटावड़ में 50 लाख लीटर क्षमता के 3 मेन बूस्टिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 5 लाख लीटर क्षमता के टैंक भादस, उमरा, खानपुर घाटी, नगीना और जलालपुर गांव में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पहले बूस्टिंग स्टेशन ही नहीं थे। उन सभी गांवों में सब बूस्टिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कैपेसिटी का टैंक बनाया जा रहा है जो पूरा अपना नगीना ब्लॉक है, जो भी इसको पूरे को कवर करेगा। इससे 4 IBS कनेक्ट होंगे, जलालपुर, उमरा और IBS खानपुर घाटी और IBS भादस। ये लगभग जो अपना ये टैंक है जो ये 250 लाख के समथिंग इसकी जो अमाउंट है इतनी लागत से बनाया जा रहा है। बाकी जो IBS है वो इससे अलग है। पहले यहाँ पे इतनी परेशानी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। हर महीने हर घर में जो बड़ा परिवार है उसका करीब 3-3.5 हज़ार रुपये का पानी पीता था। अभी टैंक बनने से बहुत सुविधा हो जाएंगी जी। गांव का सबका, आजू बाजू गांव का सबका परेशानी पानी की दूर कम हो जाएगी जी। ये न विधायक जी बनवा रहे हैं, विधायक मामन खान जी ने। अच्छा प्रयास है, बिल्कुल अच्छा प्रयास है। कितना फायदा गाँव के लोगों को, सबको बहुत अच्छा फायदा जी। ऐसा विधायक पहली बार मिला। बता दें कि नगीना खंड के 52 गांव में सिंचाई का पानी बिल्कुल भी नहीं है। भूजल गहरा और खारा है। हर परिवार को हर महीने 4 से 5 हजार रुपए का पानी हर महीने खरीद कर पीना पड़ रहा है। एक टैंकर 1000 रुपए का पड़ता है। उसी से पीने, कपड़ा धोने सहित अन्य काम किए जाते हैं। पीने के पानी के साथ साथ इस खंड के गाँव में सिंचाई के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। मवेशियों को भी पीने का पानी की खासी दिक्कत है। इसके अलावा फिरोजपुर झिरका खंड के 80 गांवों को पानी देने के लिए 263 करोड़ रुपए की परियोजना पर पहले ही काम चल रहा है, जिसे 2022 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर हरियाणा की फिरोजपुर झिरका विधानसभा उन विधानसभाओं में शामिल है जिनमें पेयजल की सबसे बड़ी परियोजना पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा नगीना खंड के करीब 12 गांव ऐसे भी है जहां पर की बूथ स्टेशन नहीं थे, लेकिन अब इस समस्या का भी समाधान किया है। कुल मिलाकर नगीना खंड के लोगों की हर समस्या का समाधान किया जा रहा है। गुरुग्राम नगर निगम पर फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस बार गुरुग्राम नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारी पर मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम के नाम पर
पैसे मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं। गुरुग्राम नगर निगम में पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहे हैं और एक बार फिर भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगे हैं जिससे गुरुग्राम नगर निगम फिर से चर्चाओं में है। इस बार मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर दुकानों की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 15 लाख रुपए प्रति दुकान रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। और पिछले कई साल से जो लोग दुकान किराए पर ले रहे थे, अब उन्हें मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम लाई गई थी। हालांकि अब नगर निगम कमिश्नर इस पूरे मामले में जांच करवा रहे हैं। उसमें एक सुनील कुमार क्लर्क के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने कुछ भी किसी भी तरीके से कि इसके अंदर इरेगुलरिटी यूज़ की है और वो हमारे को थ्रू चीफ सेक्रेटरी जो जांच आई है चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से थ्रू डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज, वो 16 तारीख को चिट्ठी आई थी और उसके साथ कंप्लेंट नहीं थी डिटेल में, तो वो हमें 3 दिन पहले प्राप्त हुई है। तो उस पर मैंने क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जो हमारे यहाँ सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे एडिशनल कमिश्नर 1, उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो 7 दिन के अंदर एक बार इसकी हमें जांच दें। जांच के बाद फिर जो तथ्य निकल के आएंगे उसके वहीं इस पूरे मामले में नगर निगम की मेयर मधु आजाद का भी बयान आया है। उनका कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा सब पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल आई है जी, बिल्कुल आई है। पूरे शहर में हो रही है ये बातें तो, और जो ये कार्रवाई चल रही है, जो भी इसमें जिम्मेवार होगा, चाहे वो कोई सा भी ऊंचे स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो नीचे स्तर का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरा इसका लिया जाएगा। और मैं भी भेजूंगी सीएम साहब को और निगम भी भेजेगा। आपको लगता है कि केवल आउटसोर्स कर्मचारी तक ही ये मामला निपटा होगा? नहीं जी, पूरा ऊपर जो भी अधिकारी है उसके लेवल तक होता है। कोई आउटसोर्स का वो थोड़ा ना कि वो कर देगा अपना काम, ऊपर तक जाता है। जहाँ तक भी वो कार्रवाई हुई है, जो भी अधिकारी उसका जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ एक्शन। कुछ अधिकारियों के कारण सारे ही अधिकारी घेरे में आते हैं। कुछ एक अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, हर उसमें रिश्वत लेते हैं, हर मामले में, चाहे वो आप सड़क का कहिए, कोई लाइसेंस देना हो, कोई आपको काम पास कराना हो, चाहे वो ठेकेदारी से है, सड़क से लेकर हर तरह से हर अधिकारी कोई ना कोई कहीं ना कहीं लिप्त है। गुरुग्राम नगर निगम की लगभग 700 दुकानें हैं, जिनमें 180 दुकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। रजिस्ट्री के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने के आरोप लगे हैं। फिलहाल जिस आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर आरोप लगे हैं, उन्हें नगर निगम के दूसरे विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि इस मामले की जांच एडिशनल कमिश्नर अमरजीत सिंह कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। हाल ही में हुई बरसात ने यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज का जल स्तर बढ़ा दिया है, जिसके चलते बैराज से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी यमुना नहर की तरफ पानी को डाइवर्ट किया गया है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही बाढ़ का खतरा भी साथ आ जाता है। मॉनसून शुरू होते ही लोगों को गर्मी से काफी हद तक निजात तो मिल रहा है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश दिल्ली वालों के लिए टेंशन बन गई। हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में छोड़ा जा रहा पानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा रहा है। जहां कुछ हफ्ते पहले तक हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की ओर काफी कम मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा था और इसके चलते दिल्ली वासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा था। लेकिन अब उसी हथनीकुंड बैराज से 18,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है और आने वाले दिनों में इसकी मात्रा भी और ज्यादा बढ़ सकती है, जो दिल्ली वालों के लिए टेंशन बढ़ाए हुए है। वहीं दूसरी ओर हथनीकुंड बैराज में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अभी जलस्तर खतरे के निशान से काफी नीचे है। हथनीकुंड में खतरे का निशान 70,000 क्यूसेक पर है, लेकिन अभी यहाँ 38,000 क्यूसेक पानी ही था। बावजूद इसके एहतियात के तौर पर पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश की ओर से 2,000 क्यूसेक पानी डाइवर्ट किया गया है। वहीं पश्चिम यमुना नहर में करीब 17,000 क्यूसेक पानी को मोड़ा गया है। आपको बता दें, इन दिनों हिमाचल में भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और इसी के चलते हथनीकुंड का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बहरहाल बारिश से कहीं राहत है तो कहीं बारिश आफत बनकर बरस रही है। वहीं दिल्ली में बिना बारिश की बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बारिश दिल्ली के लिए आफत बनी हुई है।
दिल्ली के निचले इलाके हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की ओर छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में 48 से 72 घंटे लगते हैं और आने वाले दिनों में जब ये पानी दिल्ली पहुंचेगा और पहाड़ों में बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा तो दिल्ली वालों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि अभी खतरे की तो कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में तेजधार बारिश से न सिर्फ दिल्ली की मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि यमुना नहर के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की परेशानी भी बढ़ सकती है। करनाल के कैलाश गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, तो वहीं तरावड़ी की मंडी सुपरवाइजर मुक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई। करनाल में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर 2 मौतों से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। पहला मामला कैलाश गांव से सामने आया, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या के आरोप लगाए हैं और ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि वो लगातार दहेज की मांग करते रहते थे। कई बार इसके लिए उनकी बेटी को परेशान भी किया गया, जिसके बाद अब उसकी मौत की सूचना मिली है। हालांकि ये आत्महत्या है या फिर हत्या, इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस गहनता से पूरे मामले पर जांच कर रही है। दिसंबर 2017 में हमने लड़की की शादी कैलाश गांव में की थी। उसके बाद हमें जो लड़के वाले थे बार दहेज के लिए लड़की को परेशान करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे और 1 तारीख को भी उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसको जहर दे दिया। हमारे को फिर 3 बजे करीब कॉल आई, फिर हमारे तो अस्पताल में थी वो एडमिट, ना वो बोलने चालने की कोई स्थिति में थी और अगले दिन उसका 2 तारीख में जी मृत्यु हो गई। भैया हमारे पे रिटर्न में स्टेटमेंट आई थी और जिसकी पर हमने FIR दर्ज कर दी है। लड़की अल्दाना समालगा थाने के गांव की रहने वाली है, जिसकी 2017 में शादी हुई थी, जिसके पास 2 बच्चे हैं और 1 तारीख को इसके ऊपर आरोप है कि वही इसके पति और इसकी सास ने इसको जबरदस्ती जहर दिया है और जिसकी अमृतधार हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हुई। करनाल के तरावड़ी की मंडी सुपरवाइजर मुक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुक्ति तरावड़ी में ही सरकारी फ्लैट में रहती थी, जहां पर पंखे से लटका हुआ मुक्ति का शव मिला। शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार अपने पति को बता रही है और ये कहा है कि मेरे संस्कार में भी उस परिवार से कोई शामिल नहीं होना चाहिए। पुलिस ने बरामद किए गए 2 पन्नों के सुसाइड नोट को कब्जे में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शादी हुई उसे दिन से परेशान से शादी करके गई तो सासू ने आएगी, मेरे तो बाग फूट गई। अंदर पाँव रखते ही मेरी बेटी के, क्योंकि मेरी बेटी को चक्कर आ गया था, मेरी बेटी गिर गई थी, तो मेरी बेटी के साथ इतना मतलब बुरा व्यवहार करा, कुछ कर नहीं। हम अपने शर्म के लिए नहीं सोचते रहे कोई बात नहीं, समाधान हो जाए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आगे समाधान मेरी बेटी को मार के गिरा। हमारी ना 112 जो है 112 डायलेंस पे एक इन्फॉर्मेशन आई थी, तो हमारी ERV 436 है जो मौके पर पहुंची थी और हमारे पास भी फिर ERV ने फ़ोन करा जो हमारे मुलाजिम थे कि ये यहाँ पर क्या मतलब कि गाने चल रहे हैं ऊँची आवाज़ में और अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो हम भी मौके पहुँचे थे, जो दरवाज़ा हमने तोड़ा है तो उसके बाद देखा है जो मुक्ति है मंडी सुपरवाइजर जो यहाँ आस पड़ोस से पता चला भाई इन्होंने सुसाइड कर दिया। उसके बाद फैसिलिटी हमने बुलाई थी, लेकिन जो इसके पेरेंट्स थे दौरान से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया था। फ़ोन वगैरह हमने करे लेकिन फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है। हरियाणा में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ही दिन में हरियाणा के अलग अलग जिलों में कई दर्दनाक सड़क हादसे देखने को मिले, जिनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हरियाणा में रविवार का दिन हादसों का दिन बन गया। जगह जगह से सड़क हादसों की तस्वीरें सामने आई। कई घरों में मातम पसर गया। लापरवाही की वजह से चंद पलों में जिंदगियां खत्म हो गईं। बावजूद इसके लापरवाहियां हो जाती हैं, करवा दी जाती हैं। एक बड़ा हादसा पलवल जिले में हुआ, जहां कुंडली मानेसर पलवल मार्ग पर 5 युवकों को तेज रफ्तार एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतकों के परिवार वालों की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह रेस वगैरह लगाने चले गए थे, तो
अल्टो गाड़ी है जिसका नंबर मिल गया है, उसे सीधी टक्कर मारी उनको, जिसमें 2 बच्चे एक्सपायर हो गए और 3 इंजर्ड हैं अभी, जो सर्वोदया हॉस्पिटल और गुरु नानक हॉस्पिटल में इलाज चला हुआ है। दोनों बच्चों में केस रजिस्टर करके भी पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी वारखान के हवाले कर दी गई है। वहीं चरखी दादरी में उस वक्त 2 परिवारों में मातम पसर गया जब रुडोल और रामबास के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सीधे पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार भिवानी के कितलाना निवासी 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि उनके 2 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हमारे परिवार में ही हैं। एक तो ये शादी में गए हुए थे रुद्रोल, और शादी करने के बाद में जब ये शाम को घर आ जाते हैं, अपनी गाड़ी लेके गए थे, यार दोस्त इसके साथ थे। जब ये वापस आने लगे, कोई आवारा पशु और साइड से दूसरी गाड़ी आने से उसको बचाने के लिए कोशिश की। गाड़ी का कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, उस पर कंट्रोल नहीं है, गाड़ी पे पेड़ में लग गई, जिससे ऑन स्पॉट 2 आदमियों की डेथ हो गई। एक हादसा करनाल लाडवा रोड पर इंद्री बस स्टैंड के पास हुआ, जहां 2 ट्रॉलों की भीषण टक्कर हुई। टक्कर के बाद दोनों ट्रॉलों में आग लग गई। हादसे में एक ट्रॉले के चालक की जलकर मौत हो गई। वहीं जगाधरी बिलासपुर रोड पर हरियाणा रोडवेज की बस पलट गई। बस में 20 से 25 सवारियां थीं। तकनीकी खराबी की वजह से बस सीधे पेड़ से टकराई और उसके बाद बस का शीशा टूट गया। इसके अलावा भिवानी के भवानी खेड़ा क्षेत्र के मिलकपुर गांव में भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां अनियंत्रित होकर कैंटर ने मोटरसाइकिल और साइकिल सवार 4 लोगों को जबरदस्त टक्कर मारी। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक की हालत गंभीर है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने भिवानी हांसी मुख्य मार्ग को जाम कर रोष प्रकट किया। कैंटर आओ स्पीड में ये गांव से रोड जीटी रोड पर चढ़ा है और साइकिल वाला चढ़ा था, उसके लगी एक मोटरसाइकिल पर माँ बेटे दोनों आओ थे 80 की साइड से, और दोनों उस गाड़ी वाले ने टक्कर मारी। ब्रेकर है नहीं, आगे में और स्पीड में गाड़ी जा। अक्सर ऐसे हादसे बड़ी लापरवाही के चलते सामने आते हैं, बावजूद इसके लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में लोगों को इन हादसों से सबक लेने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई हादसा न हो। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के पास ट्रैफिक पुलिस द्वारा नाका लगाया गया, जिस दौरान ओवर स्पीड से चलने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए और कुछ वाहन चालकों के लाइसेंस भी कैंसिल किए गए। सड़क हादसों के पीछे वजह आमतौर पर ओवर स्पीड निकलकर सामने आती है। ओवर स्पीड की वजह से कई सड़क हादसे देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ओवर स्पीड से होने वाले हादसे और परेशानियों से निपटने के लिए कुरुक्षेत्र जिले की ट्रैफिक पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। ट्रैफिक पुलिस ने कुरुक्षेत्र के कस्बे शाहबाद के निकट जीटी रोड पर ओवर स्पीड का नाका लगाया। इस दौरान कई वाहनों के चालान काटे गए। के ऊपर ओवर स्पीड का नाका लगाया है, तो ये नाका लगभग 8:20 के करीब लगाया गया था, और अभी जो है नाका अभी क्लोज किया है। तो अब तक जो है 14 चलान किए हैं, जिसके अंदर ओवर स्पीड के चलान हैं, लाइन चेंज के हैं, सीट बेल्ट का है सर, विदाउट जो कमर्शियल व्हीकल हैं जो सवार लेके जाते हैं विदाउट यूनिफॉर्म का चलान है, और जिसके दौरान अब तक फाइन 23,500 रुपये किया गया है, जिसके अंदर नगद फाइन 15,000 रुपये मौके पे चालकों द्वारा भरा गया है। उसमें 3 लाइसेंस जो हैं ओवर स्पीड के अंदर कैंसिल किए। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस ने कुल 14 वाहनों के चालान काटे। वाहन मालिकों को 23,500 रुपए का चालान भी किया गया। ओवर स्पीड की वजह से 3 ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किए गए। इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया गया। सब नाका लगाते हैं, जिसको भी रोकते हैं, फाइन करते हैं, उसको समझाते हैं कि अगली बार आपने ये गलती नहीं करनी है। स्पीड में आप चलोगे, आप अपने लिए और दूसरों के लिए खतरा पैदा करोगे, या तो आपको चोट लगेगी या दूसरे का परिवार खत्म होगा। तो इसीलिए आप जो निर्धारित स्पीड है, जिस भी रोड की जितनी भी निर्धारित स्पीड है, आप उस गति सीमा के अंदर ही चलें और सुरक्षित चलें। आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित करें।